हाँ जी बेटा, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का HVSC का बिजनेस स्टडीज़ के देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इससे पहले बच्चे मैंने 3 प्लेलिस्ट बिजनेस स्टडीज़ की HVSC की हिंदी मीडियम में, ठीक है जी, प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड करके यहाँ आप सभी स्टूडेंट्स कम्युनिटी से उसका लिंक ले लेना, ठीक है। कम्युनिटी में प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, बिल्कुल ही लेटेस्ट ही ऊपर से ही, वहाँ से प्लेलिस्ट से देख लेना उनके, ठीक है, प्लेलिस्ट से। अब ये भी वहीं पर ही अपलोड करते जा रहे हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट को ऑन कर देना, बस सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन इससे पहले बच्चे अपलोड कर दिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के। अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3 सेट हैं, अगर वो जल्दी से अपलोड हो सके। चलिए देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए, टेलर द्वारा दी गई क्रियात्मक फोरमैनशिप, ठीक है जी, क्रियात्मक फोरमैनशिप तथा मानसिक क्रांति अवधारणा का वर्णन कीजिए। देखो लॉन्ग क्वेश्चंस कर जाओगे बेटा तो आपको 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स सारे इसके अंडर ही आ जाएंगे। आंसर देखिए जी, टेलर द्वारा दी गई क्रियात्मक फोरमैनशिप तथा मानसिक क्रांति अवधारणा का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट देखिए जी, क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक मतलब सच में कार्य करने की, फोरमैनशिप की, भाई फ्री नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना करते रहना करते रहना, तभी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी आउटपुट हमारे हाथ लग जाएगी। मानसिक होता है कोग्नेटिव वे, मतलब इंटेलेक्चुअल, कोग्नेटिव बौद्धिकता टाइप, मतलब दिमाग से कार्य करने का, ठीक है, मानसिक। चलिए क्रियात्मक फोरमैनशिप देखिए जी, क्रियात्मक फोरमैनशिप के जन्मदाता फेडरिक डब्ल्यू टेलर है। फेडरिक डब्ल्यू टेलर है। यह प्रारूप पूरी तरह से विशिष्टीकरण पर आधारित है और इसके अंतर्गत विशेषज्ञों की योग्यता का पूरा लाभ उठाया जाता है। क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रत्येक काम एक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार स्पेशलाइजेशन के लाभ प्राप्त किया जाता है। विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन करना किसी फील्ड में, क्योंकि बेटा आज की जो डिमांड है ना, जो स्किल स्पेशलाइजेशन, हर एक फील्ड में इसी चीज़ की डिमांड की जाती है। काम तो सारी दुनिया को आते हैं, पर स्पेसिफिक टास्क पे स्पेशलाइज्ड पर्सन बहुत रेयर मिलते हैं ना, ठीक है, वो देखा जाता है। चलिए मानसिक क्रांति, सेकंड पॉइंट देखिए जी, मानसिक क्रांति का अभिप्राय स्वामी वर्ग एवं श्रमिक वर्ग की मनोस्थिति में परिवर्तन करने से है। टेलर के अनुसार मानसिक क्रांति की स्वामियों को भी जरूरत है और श्रमिकों को भी, क्योंकि इससे सहयोग की भावना प्रबल होती है, जो कि दोनों ही हितकारी हैं। साधारणतः देखा जाता है कि स्वामियों एवं श्रमिकों में झगड़े के कारण लाभ बंटवारा होता है। स्वामी चाहते हैं कि अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हो और श्रमिक चाहते हैं कि अधिक लाभ उन्हें, ठीक है जी। जैसे तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हम किसको इशारा कर रहे हैं? स्वामी लोग ऑलमोस्ट सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना जी, स्वेट शेयर होल्डर्स होते हैं। श्रमिक किस तरफ इशारा कर रहे हैं? श्रमिक लगा लो या आउटसाइडर्स, कौन लोग होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। अधिक लाभ उन्हें मिलना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जी, नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का चरण कह लीजिए, स्टेप्स कह लीजिए, ठीक है, का संक्षिप्त में डिटेल में वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण इस प्रकार है। फर्स्ट, उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती है। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट, मतलब ठीक है, जैसे हमारी सभी की लाइफ का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट पता है ना कि क्या करना है, तो कभी भी हम मिसगाइड, अनडायरेक्शनल नहीं होते, ठीक है, किसी डायरेक्ट पे पाथ पे चलते रहते हैं। परिभाषित किया जाता है ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इनकी जानकारी हो जाए, और क्योंकि जानकारी हो जाए तो हम कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन करके सभी का एक सिंगल टारगेट बन जाता है। अगर हमें सभी को स्टार्टिंग से ही पता हो, ठीक है, फिर उसी टारगेट पे, ऑब्जेक्ट पे सभी काम करते हैं। ऐसी फिर स्पेशलाइजेशन आती जाती है, निखार आता जाता है काम में जाए और वे इन्हें प्राप्त करने में पूरा योगदान दे सके। सेकंड पॉइंट, आधार विकसित करना। नियोजन आधार अथवा सीमाएं वे तत्व मान्यता अजम्पशंस होती हैं, एक्सिमोज होती हैं जी, जो पोस्टुलेट्स, एक्सिमोज, अजम्पशंस होती हैं, जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। किसी विकल्प के रूप में अंतिम निर्णय लेने से पहले इन मान्यताओं के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। जितने अधिक पूर्वानुमान सही होंगे, नियोजन इतना ही सफल रहेगा।
ठीक है जी। जैसे स्टैंडर्ड और बजट होता है, डेविएशंस निकाले जाते हैं, फिर कंट्रोलिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंट की जाती है कि भाई रियल में सोचा क्या था, हो क्या रहा है, इतना डिफरेंशिएट क्यों आ रहा है ना, विचलन बोलते हैं जिसे, डेविएशन। चलिए जी, थर्ड पॉइंट देखिए, वैकल्पिक अल्टरनेटिव कार्यवाहियों की पहचान करना। प्राय कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके वैकल्पिक मार्ग ना हो। संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक ही कार्य करने के अनेक तरीकों की खोज की जा सकती है। फोर्थ, वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। वे सभी विकल्प जो न्यूनतम मापदंड के आधार पर खरे उतरते हैं उन्हें गहन अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। यहाँ पर देखा जाएगा कि प्रत्येक विकल्प संस्था के उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा करता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने पर प्राय एक समस्या सामने आती है, मतलब कुछ ना कुछ पता लग जाता है, फिर हम बेटर ऑप्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव। एक विकल्प का चयन करना, जैसे पेट्रोल है, डीजल पे चलाया जाए या पेट्रोल पे चलाया जाए, गाड़ी व्हीकल वगैरह ना, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, माल लाने ले जाने के लिए। अगर हमें लग रहा है कि भाई नहीं डीजल सस्ता है तो डीजल पे, तो सोच के देखो ना, रूटीन में इतना डीजल खर्च होना है तो कितना पैसा वहाँ से हमारा बच सकता है। इससे हमारे पास मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन होकर मैक्सिमाइज प्रॉफिटाइजेशन हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट देखिए जी, एक विकल्प का चयन करना। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है। कई बार मूल्यांकन के आधार पर एक से अधिक विकल्प ऐसे जैसे गुणों वाले प्राप्त हो जाते हैं। भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए एक से अधिक अच्छे विकल्पों का चयन करना न्याय संगत भी है। सिक्स पॉइंट, योजना को लागू करना। मुख्य योजना तथा सहायक योजनाओं का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। योजनाओं को लागू करने के बाद विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा और क्या समय होगा। व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, इससे उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, समीक्षा करना। योजना को लागू कर देने से ही नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और भविष्य अनिश्चित होता है। अनिश्चित भविष्य में सफलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रगति लगातार समीक्षा करते रहना जरूरी है। इंस्पेक्शन, मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन एक कॉन्टिन्यूटी, निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे बच्चे देखो, कोविड आया, ठीक है जी। अब कोविड किसी को थोड़ी ना पता था, जो प्रोडक्शन कंपनी थी उन्होंने तो अपना प्रोडक्शन माल अपना स्टोर करके रख लिया वेयर हाउसेस वगैरह में, बट ये थोड़ी पता था कि वहाँ स्टोर का पड़ा ही रह जाएगा ना। कोविड के कारण सब कुछ, सारा मतलब जो वर्किंग यूनिट्स हैं वो बिल्कुल ही स्टिल रह जाएंगे ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा सा उसको पहले इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए कि भाई ऐसा क्या होगा, क्योंकि हमारा तो वेयर हाउस का रेंट जाना ही जाना है ना बेटे। वो थोड़ी ना हमें माफ़ कर देंगे कि हाँ भी चलो कोविड आ गया कोई बात नहीं। नहीं, लेबर है, लेबर हमने अपॉइंट कर की थी, तभी तो देखो इतनी रिट्रेचमेंट करनी पड़ी उनको कि भाई लेबर को निकाल दो, नहीं तो फालतू का टेंशन कंपनीज के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये सारा कुछ इसी 7th पॉइंट में आ जाता है। चलिए बेटा, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और कोशिश करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो लेके आने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ जाना, सुन जाना, जैसे भी बेटर लगे आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।